गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम लोग पेज करने वाले हैं रेलवे सामान विज्ञान के। ठीक है, स्पीडी रेलवे सामान विज्ञान का पेज नंबर 3 हम लोग क्या है करने वाले हैं। ठीक है, 3 पेज नंबर है, आप देख सकते हैं। और आज हम इसको याद करेंगे। आई होप पिछला वीडियो जो है 1 और 2 का आपने याद किया होगा। अगर आप याद नहीं किए तो उसको भी जाके देखिए, आपको सुनने से भी याद हो सकता है। तो मेन है इसमें सुनना समझना। आप अगर सो रहे हैं तो भी आप सुन सकते हैं इसको। ठीक है, कान में ईयरफोन लगा के या स्पीकर बजा के कैसे भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, फ़ोन को रख के आप सुन सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा के सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को इस पेज में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो हर पेज का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे पेजेस एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ। अब ये हो गया। तो अब आपका पहला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? क्वेश्चन ये कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो आपका जवाब होगा 6.023 गुने 10 पर पावर 23। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुने 10 टू द पावर 23, यानी 6.023 गुने 10 पर पावर 23 क्या होता है एवोगाड्रो संख्या का मान? तो 6.023 गुने 10 पर पावर 23। तो आपको याद रखना है 6.023 गुने 10 पर पावर 23 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। आगे क्वेश्चन कि दाब बढ़ाने पर एक तरल क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो आंसर है बढ़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है गाइस? तो बढ़ता है। ठीक है, याद रखना आपको बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, कौन करता है? तो लाल आरबीसी, मतलब लाल रक्त कण यानी आरबीसी करता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है, यानी आरबीसी मतलब लाल रक्त कण करता है। ठीक है, आरबीसी कहते हैं इसको। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कण। आगे मेरा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। एक बार पहले था कि जो घुलनशील था तो उसमें आपने पढ़ा था कि विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ पे है वसा में घुलनशील कौन है? तो ADE ठीक है, क्या है जवाब होगा? ADE यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, एक बार फिर से वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि ध्वनि की चाल है। ठीक है, ध्वनि की चाल है कितनी है? तो 760 मील प्रति घंटा। क्या होगा? 760 मील प्रति घंटा। याद रखना आपको 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल क्या है? 760 मील प्रति घंटा। याद रखना आपको कि ध्वनि की जो चाल है वो 760 मील प्रति घंटा है। ध्वनि की चाल कितनी? 760 मील प्रति घंटा। मैं इतने बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाए। अगला है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, कमेंट में देने के लिए बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ गया है ये क्वेश्चन। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। याद रखना आपको एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। याद रखना आपको एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ध्वनि की चाल कितनी है? तो 760 मील प्रति घंटा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, किससे? कीड़ों के स्राव के रूप में। किस रूप में? कीड़ों के
स्राव के रूप में। ठीक है, ये प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? कीड़ों के स्राव के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? तो कीड़ों के स्राव के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है इस्तेमाल? ठीक है, कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। ठीक है, कार बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाले है आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कार बैटरी में जो इस्तेमाल किया जाता है क्या किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या याद रखना है? कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अब2 ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? अब2 ग्रंथि से। ठीक है, याद रखना कि हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन निकलता है। किससे निकलता है? तो अब2 ग्रंथि से। ध्यान रखना है, ये आंसर होगा अब2 ग्रंथि। ठीक है, हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है किससे? तो अब2 ग्रंथि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, सबसे इजी क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तो सॉरी, क्वेश्चन ये कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किस चीज़ से बना होता है? तो ये हमारा बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का। ठीक है, याद रखना आपको, किस चीज़ का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। जो मनुष्य का जो आँख होता है उसमें जो प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है पहला, और दूसरा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, मतलब बायां दायां दिखाएगा, दायां बायां दिखाएगा, इस तरीके से। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए याद हो गया, आगे याद करते हैं। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है कितना %? तो 2.5%, यानी 2.5% जो है पृथ्वी पर जल का भंडार है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? मापी जाती है दूध की शुद्धता जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? क्वेश्चन ये है, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। याद रखना आपको, दूध की शुद्धता किससे मापी जाएगी? तो लैक्टोमीटर से मापी जाएगी। ध्यान रखिएगा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, ध्वनि का जो शोरगुल है उसका मापन किससे किया जाता है? तो डेसिबल में। ठीक है, किसमें करते हैं हम लोग? मापते हैं डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन जो होता है वो डेसिबल में होता है। ध्यान रखना, ये हमारा आंसर है, यहाँ डेसिबल में होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होगा? तो डेसिबल में होगा। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4, यानी CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। याद रखना आपको, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। याद रखना आपको, ठीक है। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन, जो किस में पाया जाता है? बायोगैस में पाया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, बचपन में याद किए थे इसको। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ग्राहम बेल। ठीक है, याद रखना, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल को किया, ग्राहम बेल ने किया। ठीक है, ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार
किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया। याद रखना है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने किया। मधुमेह रोग होता है किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। ये भी क्वेश्चन इजी है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। आपको याद रखना है कि मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए आगे, स्कर्वी रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण से होता है? तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन फिर से, स्कर्वी रोग किसके कारण? तो विटामिन सी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण भी जान लीजिए। जब इसके विपरीत होगा तो पृथ्वी जब बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण, चंद्रमा जब बीच में आएगी तो सूर्य ग्रहण। ये याद रखना है। ठीक है, चंद्रमा जब बीच में आ गया, ठीक है, चंद्रमा जब बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण याद रखना है। चंद्रमा बीच में आया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका सूर्य ग्रहण। लेकिन पृथ्वी बीच में आ गया, ठीक है, अगर मान लो पृथ्वी बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको अपोजिट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेसमेकर संबंधित है किससे संबंधित है? पेसमेकर हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। ठीक है, किससे? हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। पेसमेकर संबंधित है किससे? हृदय से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हम लोग पेज नंबर 3 कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना है, ये आपको याद करना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl OClCl है। ठीक है, CaOClCl। ठीक है, ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप लिख के इसको याद कर सकते हैं CaOCl, ठीक है, OCl। इस तरीके से हम लोग याद किए हैं तो आप लोग भी याद कर सकते हैं इसी तरीके से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है ये। ठीक है, मैट्रिक वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOClCl। ठीक है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिए। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, यानी पृथक पृथक मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, याद रखना है कि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना जो होती है वो थोड़ा अलग अलग होती है, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग यानी पृथक पृथक होती है। किसका? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, इसलिए क्या है कि दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। आपको याद रखना है ये चीज़। क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है, क्या है प्राकृतिक बहुलक? रबड़। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो आपको रबड़ जवाब देना है। क्या है जवाब देना है? रबड़ जवाब देना है, रबड़। इसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबड़, याद रखना। ये देखो सबसे इजी क्वेश्चन आया हुआ है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। याद रखना आपको। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबकीय
ये देखिए जवाब है मृदु लोहा, मरा हुआ लोहा इसको बोलते हैं, मृदु लोहा आई थिंक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है किसका, तो मृदु लोहा का होता है। ठीक है, याद रखना है, मृदु लोहा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है किसमें, तो विद्युत चुंबक बनाने में। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो मृदु लोहा का। ठीक है, आगे क्वेश्चन, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। क्या होता है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, आपको याद रखना है ये आंसर है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाता है तो कौन सा रोग कहा जाता है उसको, मेनिंजाइटिस। ठीक है, मस्तिष्क मतलब ऊपर और मान लो गर्दन के आसपास, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाले। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसके झिल्लियों में सूजन आ जाता है, तो किसके कारण, ये सर कारण नहीं, कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस हो जाती है। मेनिंजाइटिस आपको याद रखना है कि मेनिंजाइटिस कौन सी बीमारी है, तो जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों पर सूजन आ जाता है तो उसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन आने से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम है। याद रखना है आपको, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखना किलोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, बायोज्योग्राफी। क्या है उसका, बायोज्योग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम, ठीक है, क्या नाम है उसका, बायोज्योग्राफी। एक बार क्वेश्चन फिर से आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए और आंसर दीजिए। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम, यानी पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, तो बायोज्योग्राफी है। एक बार फिर से क्वेश्चन, आप जवाब दीजिए। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, बायोज्योग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, कौन सी राशि है, ठीक है, तो अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण नहीं होता है, इसलिए क्या है, अदिश राशि। क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है। अगला, क्षेत्रफल अदिश राशि है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल कौन सी राशि है, तो अदिश है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। ठीक है, नीला ग्रह कौन सा है, तो आपका पृथ्वी है। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो क्या है, कौन सा है, तो आपको याद रखना है बृहस्पति। ठीक है, बलयुक्त ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है शनि। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। अगला, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। याद रखना है आपको, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, ये सवाल याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। याद रखिएगा, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत, यानी बोला जाता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन और मशरूम में। याद रखिएगा, ठीक है, सोयाबीन तो थोड़ा सस्ता होता है लेकिन मशरूम थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन आप मशरूम की जगह सोयाबीन खा सकते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है कौन, सोयाबीन। ठीक है, जो दौड़ते हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी वगैरह करते हैं, तो मैं देखता हूँ सुबह सुबह वो चना के साथ सोयाबीन दाना भी खाते हैं ताकि प्रोटीन का लेवल बना रहे। ठीक है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, तो सोयाबीन एवं मशरूम है। ध्यान रखना है आपको। आगे है कि ध्वनि, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, तो सोयाबीन और मशरूम है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, किसमें यात्रा नहीं कर सकती है, तो निर्वात से होकर। ठीक है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। ठीक है, यानी निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम ही नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं आपको
कुछ बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हैं, किसके माध्यम से सुन पा रहे हैं, तो हवा के माध्यम से सुन पाते हैं, ठीक है। और ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती है निर्वात से होकर, जहाँ पे कोई माध्यम ही नहीं है तो आवाज़ कैसे पहुँचेगी एक से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजरती है, ठीक है, याद रखना। तो ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, कहाँ से नहीं कर सकती है, तो निर्वात से होकर नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपका आंसर रहा, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, किससे नहीं कर सकती है, तो निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो आपको जवाब देना है काला, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, काला लगता है। ध्यान रखना कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, काला लगता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, काला लगता है। ध्यान रखना आपको, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो काला। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर का, ठीक है। याद रखना आपको, स्फिग्मो मैनोमीटर यानी रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर का। आगे, रेडियन किसकी इकाई है, रेडियन किसकी इकाई है, बहुत सिंपल सवाल है। रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण की इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है, कोण की इकाई है। याद रखना आपको, रेडियन किसकी इकाई है, रेडियन तो कोण की इकाई है, ठीक है। रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण का। खून की कमी को क्या कहा जाता है, जब खून की कमी हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया रोग, ठीक है। तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। याद रखना है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। याद रखना आपको, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, ठीक है। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन जवाब दीजिए, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो याद रखना है ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O बोलते हैं, ठीक है। भारी जल किसको बोलते हैं, तो D2O को। भारी जल का सूत्र होता है, सूत्र D2O। भारी जल का क्या सूत्र है, तो D2O। याद रखना आपको, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। भारी जल क्या बोलते हैं, भारी जल को क्या बोलते हैं, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O, शॉर्ट में याद रखना इसको, D2O। भारी जल को क्या बोलते हैं, D2O। एक बार फिर से सवाल समझिए और आंसर दीजिए। भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इधर, लास्ट वाले कॉलम बचा हुआ है हम लोगों का, पेज नंबर 3 का, ठीक है। एकदम पेज बाय पेज ना आप लोग करते जाइए, मज़ा आ जाए एकदम, और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन साइंस वगैरह का ना छूटे अगर यहाँ से पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, अच्छा कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है, जवाब देना है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है, तो आंसर होगा विटामिन ए। क्या होगा, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। एक सवाल और है कि मान लो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। एक बार फिर से सवाल है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान रखना, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। और फिर से सवाल है, समझिए कि कोबाल्ट पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, ठीक है। विटामिन B12 में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो आपका आँखों यानी रतौंधी वगैरह। विटामिन 12 किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट में। आवेश की मात्रा का मात्रक है क्या, एम्पियर सेकेंड। क्या है, एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड। क्वेश्चन है कि आवेश की मात्रा का मात्रक है, क्या है, एम्पियर सेकेंड। याद रखना, आवेश की मात्रा का मात्रक है
क्या, एम्पियर सेकेंड है, याद रखना। आवेश की मात्रा का मात्रक है क्या, एम्पियर सेकेंड। एक बार फिर से क्वेश्चन, आवेश की मात्रा का मात्रक है क्या है, एम्पियर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। ये सब क्वेश्चन पुराना हो गया, थोड़ा सा जल्दी से ये सबको याद रखा करिए। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि डायनामाइट में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से, तो आपको क्या बोलना है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। एक बार फिर से सवाल है, जवाब दीजिए अपने मन से। अब डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आंसर नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए अगला क्वेश्चन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, देखो ये अभी आया, ठीक है, तो आयरन की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से, आयरन की कमी से। एक पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले वीडियो में। शरीर में एनीमिया रोग होता है, ठीक है, आयरन की कमी से हो जाता है। ध्यान रखना है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन डील करेंगे बस। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से, आयरन की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आँखों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोबाल्ट में क्या पाया जाता है, ठीक है, तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट। ठीक है, और शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किससे, तो आयरन की कमी से होता है, ध्यान रखना है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, क्या है, साइट्रिक अम्ल। याद रखना है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है, साइट्रिक अम्ल है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है, तो साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो साइट्रिक अम्ल। याद रखना है आपको, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा अम्ल है, तो साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, याद रखना है। अगला, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है कौन सा गैस है, तो आपको जवाब देना है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन तो है, लेकिन कितना परसेंट आप याद रखेंगे, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो सबसे ज़्यादा है 78% है। कितना है, 78%, सबसे ज़्यादा। याद रखना आपको, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है, ठीक है, तो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट, 78%। एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन है, तो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है, तो 78% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है, तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से, क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है। याद रखना है आपको, गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है, पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। ये हो गया क्वेश्चन, यानी आंखों में प्रॉब्लम होता है किसके कारण, ठीक है, तो विटामिन ए के कारण। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। अभी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं कि दोनों जो है समान नहीं होता है, कि दोनों के परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है, पृथक पृथक होती है, जिसके कारण दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा तो आप देखे नहीं होंगे, ग्रेफाइट आप देखे होंगे जो पेंसिल में रहता है। ठीक है, चलिए, ये है कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है, हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो बच्चा भी बता देगा, फीमर। इतना हल्का क्वेश्चन, चलो इसको लेके चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। अगर ये नहीं जानेंगे तो सबसे बड़ा पागल आप ही होंगे। ठीक है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी, तो 206, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। याद रखना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। याद रखना ये क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष कितना किसका मात्रक है, दूरी का।
पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। क्या किसने? एंडरसन ने, सॉरी। पॉजिट्रॉन को का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। याद रखना है आपको, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। क्या किसने किया था? तो एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। ठीक है, याद रखना, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। चलो नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानने वाला है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब देखो एंडरसन इधर से देख रहा है, ठीक है। एंडरसन किसका खोज किया था? पॉजिट्रॉन का। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ये देखो पहले पेज में हो चुका है, पहला या दूसरा पेज में। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन करता है? तो ओजोन परत होता है। 5 परत में से एक परत जो है, ठीक है, वो कौन है? ओजोन परत है। तो ओजोन परत क्या करता है? परावैंगनिक किरणों को आने नहीं देता, वो सोख लेता है, जिससे पृथ्वी पर रक्षा हो जाता है जीव जंतु का। ठीक है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका? इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। ध्यान रखिएगा, डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। इस्पात थोड़ा हार्ड होता है लोहे से, ठीक है, इसीलिए इसका बना होता है, ताकि घूमने से टूटे ना। ठीक है, डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? तो इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, ठीक है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो 100 N बता रहा है। ठीक है, याद रखना आपको, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो चांद पर उसका वजन कितना हो जाएगा? 100 N हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 गुना घट जाएगा। ठीक है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर 100 N हो जाएगा। याद रखना, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा? 100 N हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। एक बार फिर से सवाल करता हूँ, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो चांद पर कितना होगा? तो 100 N होगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व, याद रखना इसको भी। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये पहले हो चुका है, 24 कैरेट का। ठीक है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको जो है, ये जो है आपका ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसको पढ़िए। सोना का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 19.30 होता है सोना का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोस कोण की इकाई, ये पहले हो चुका है। ठीक है, कोण की इकाई रेडियन, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। ये एकदम सिंपल सवाल। ठीक है, याद रखना, कोण की इकाई रेडियन, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन, एकदम सिंपल। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, और कोण की इकाई रेडियन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आपको याद रखना, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, और कोण की इकाई क्या है? रेडियन। ठीक है, एक बार फिर से दोनों सवाल। कोण की इकाई रेडियन और ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। ठोस में स्टे लगा दीजिए, ठोस में स्टे लगा दीजिए, और रेडियन में, ठीक है, सॉरी, ठोस कोण में कुछ मत लगाए। ठीक है, तो कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको 5-10 क्वेश्चन भी अगर आपको याद हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला का भी तैयारी हो सके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही बस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शाम तक या नेक्स्ट 12 आवर्स में हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, 12 घंटे में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, आप इसको याद करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।